हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जीएस की सीरीज़ में 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीचर्स, दरोगा, एमटीएस, रेलवे, पुलिस, किसी भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ गया है। तो हम अपने चैनल पर आप सबको उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे कि जब एग्ज़ाम में जब आप जाओ ना तो घबराओ मत, बिल्कुल भी ना घबराओ, और सारे क्वेश्चन खुशी खुशी कर आओ और अपनी नौकरी लेकर आओ। यहाँ पर हमारा प्रयास यही है कि आपको उन सभी क्वेश्चन से रूबरू करवा देना जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएं और ज़्यादा सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, और एक बात और कि यहाँ पर हमारा ये प्रयास है, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि जब भी बच्चा कोई भी प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना उसके सामने आ जाए, चाहे वो बहुत कठिन क्यों ना हो, उसको वो कूल माइंड से अच्छे से सॉल्व करके आता है। तो हमारे यहाँ पे प्रयास यही है कि आपका पेपर से डर निकालना और एग्ज़ाम में पास होना। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन है। हाँ, देखो जो पहला क्वेश्चन है ये हमने अपने चैनल की कम्युनिटी से लिया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपने चैनल की जो कम्युनिटी है उसके अंदर रेगुलर रोज़ रेगुलरिटी पे हम लोग क्वेश्चंस बच्चों के लिए डालते रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो जीएस के हों। जिससे कि क्या होता है कि बच्चे अगर चैनल पर खुद से ही प्रैक्टिस पहले से करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें पहले पता होता है। ठीक है, तो हमें पता पड़ जाता है कि हमने ये क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करा है, तो वहाँ पर जाकर अपने पेपर में जाकर हम लोग उस क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं, हमारी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाती है। बस इसी चीज़ के लिए हम कम्युनिटी में जाते हैं। आप जाइए, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, जिससे कि आपकी गलती यहीं पर हो जाए, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने दिया था बच्चों को कि हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट टू फॉर्म होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 इन पुणे। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिसने कि 1916 में पुणे में होम रूल लीग का गठन किया था सबसे पहले। यहाँ पूछा गया फर्स्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम अपने चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाएंगे या हिंदी मीडियम को ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम दोनों बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं। बस यही बात है। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन है, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 8 से मतलब 16% बच्चे जो थे वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। अब वो देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूज होना लाजमी है। ये बहुत अच्छा है कि आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में आ जाके आपने गलत नहीं करा है। अब कंफ्यूज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो होम रूल लीग है ना, या फिर हम बोले होम रूल लीग का जो गठन है, वो एनी बेसेंट और ये बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही करा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सबसे पहले किसने बनाया था और पुणे में किसने बनाया था। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले किसने बनाया था और पुणे में किसने बनाया था, तो बनाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था, अप्रैल 1916 में बनाया था। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने बनाया था। ठीक है, अगर सितंबर में आता है तो एनी बेसेंट आएगा नाम, और अगर 1916 के अप्रैल में आता है तो तिलक ने बनाया था। अब ये होम रूल लीग था क्या, ये क्या था, यहाँ पर क्या था, इन लोगों का जो उद्देश्य था, जो हमारे नेशनल लीडर या फिर राष्ट्रीय नेता थे ना, उनका उद्देश्य ये था, यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चलानी है, मतलब कि खुद की गवर्नमेंट चलानी है। हम इंडियंस जो हैं वही अपनी सरकार को चलाएंगे, जैसे कि अब हमारी सरकार चलाई जाती है। तो वो पहले की उनकी डिमांड थी कि हमें ब्रिटिश राज से छुटकारा चाहिए, हमें खुद की सरकार चलानी है। दूसरा उनका ये था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में जितने भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर, जो अंग्रेज थे ना, वो ज़्यादा थे। उनसे उन्होंने बोला था कि हम भारतीयों को भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए पार्लियामेंट में।
ठीक है, संसद में। उस टाइम पे भी संसद थी, लेकिन वो किसकी संसद थी, वो ब्रिटिश भारत की संसद थी। तो वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन इन्होंने मांगा था। सेल्फ रूल का मतलब ये हो गया। अब ये तो हमने पढ़ा दूसरी बात। अब दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने जो होम रूल लीग चलाया था वो कहाँ कहाँ पर चलाया था? इन्होंने चलाया था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने इसको बॉम्बे में नहीं चलाया था, बॉम्बे को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में चलाया था। साथ में हो गया इनका बेरार, ठीक है। फिर हो गया सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, जिसको कि अब हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब ये हो गया, और हो गया कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। इन सब में किसने चलाया था? तिलक जी ने चलाया था अपना होम रूल लीग। अब है एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया था, और इनसे जो बचे जितने भी राज्य थे इनको छोड़ कर बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में चलाया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख ली कि पहला सीखा, अगर फर्स्ट आता है तो तिलक का नाम, बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, और अगर सेकंड आता है तो एनी बेसेंट आएगा। एनी बेसेंट ने कहाँ पे चलाया था? मद्रास में चलाया था, साउथ में चलाया था, मद्रास में। और जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने महाराष्ट्र में, बेरार में, सेंट्रल प्रोविंस में और कर्नाटका में चलाया था। और हमने ये भी जान लिया कि होम रूल लीग था क्या और उसका उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर डे 2024, कि विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या था? देखो आप सबने मनाया भी होगा वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, मार्च में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। अब इसका थीम पूछा है, विषय क्या था? तो इसका विषय क्या? भविष्य के लिए जल को बचाए ये था, शांति के लिए जल का उपयोग ये था, या जल ही जीवन है ये था, या फिर त्वरित परिवर्तन? नहीं, इसका सही आंसर है वाटर फॉर पीस, कि शांति के लिए जल का उपयोग। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है। इस टाइप के जो थीम होते हैं ना, ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बच्चों कंफ्यूज करके कि देखो सेम दे दिया कि भविष्य के लिए जल को बचाएं। हम सोचते हैं शायद हो भी सकता है ये हो कि जल ही जीवन है, हम कहते शायद यही होगा, बिल्कुल सही बात है कि जल ही जीवन है। ये भी हो सकता है कि त्वरित परिवर्तन, लेकिन इसका सही आंसर है शांति के लिए जल का उपयोग। तो इसीलिए हम लोगों को पढ़ना कि क्या थीम था ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, नेसेसिटी बन जाती है हमारी कि हमें ये थीम पढ़ के जाने चाहिए पेपर में जब भी जाते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका थीम क्या था। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है, क्यों मनाते हैं इसको। देखो सबसे पहले 1995 से मनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो है अवेयरनेस फैलाते हैं। अवेयरनेस का मतलब हो गया कि जागरूकता फैलाते हैं। यहाँ पर जागरूकता फैलाते हैं किसके लिए? कि पानी के लिए, कि पानी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पानी को खर्च नहीं करना चाहिए, पानी है तो ही जीवन है, ठीक है। और फ्रेश वाटर को साफ़ पानी की कमी है, इन सभी के लिए ठीक है, पीने योग्य पानी हो गया फ्रेश वाटर का मतलब, उन सब के लिए यहाँ पे एक जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। क्यों? आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। अब उस तापमान से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघलने लगे हैं। अब वो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं उन्हीं में हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। अगर वही पिघल जाएंगे तो हम नदियों में पानी नहीं आएगा। अब नदियों में पानी नहीं आएगा तो हम पानी कहाँ से पिएंगे, ठीक है। और नदियों का पानी मतलब क्या हो गया? फ्रेश वाटर हो गया। अब ग्लेशियर पिघल के जो हमारे जो समुंदर होता है, सी वाटर है, जो कि सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, उसमें जाके मिल जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो और ना ही हमें पानी पीने के लिए मिलेगा, ना ही हमें पानी खेती के लिए मिलेगा। बस इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। ना पीने के लिए, ना खाने के लिए, ना खेती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं मिलेगा। पानी है तो ही जीवन है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि क्यों मनाया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो 6वां 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उनके लिए भी जागरूकता फैलाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाटर डे के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं, बल्कि मैं कहूँ चैनल पर जाओ उसको विजिट करो, आप देखो, आप सबके लिए हमने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं जहाँ पे कि आपको फ़ायदा होना ही होना है। और ऐसी सीरीज़ या फिर ऐसा पढ़ाया हुआ आपको किसी और चैनल पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको हम फ्री में दे रहे हैं। जहाँ पे कि आपको पैसा में जो आप लेते हो ना, वो हम आपको चीज़ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। हमने एक
3-4 सीरीज चला रखी हैं, जिसमें से एक सीरीज़ है हमारी जीएस की और एक है हमारी पॉलिटी मतलब कि राज व्यवस्था की। जीएस में हम लोग क्या करवाते हैं, 8 क्वेश्चंस करवाते हैं, पॉलिटी में हम लोग 10 क्वेश्चंस करवाते हैं और इस तरीके से करवाते हैं, एक्सप्लेन तरीके से करवाते हैं कि आपको कभी भी बुक या फिर इंटरनेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज का तो वो ज़माना आ गया है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि राज व्यवस्था पॉलिटी में से पूछे जाते हैं, जो कि उसको हमें करना असेंशियल हो गया है अगर हमें नौकरी लेनी है तो। चलिए, अब ये तो होगी हमारी सीरीज़ नंबर 1। दूसरी सीरीज़ हमारी है ट्रिक्स की। ठीक है, ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्स से ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन हमें कभी याद नहीं हो रहा तो हम उसको क्या लगाते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो केवल अपना आंसर सही करना है, नंबर लेने हैं और अपनी नौकरी लेनी है। तो ट्रिक से क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिक से हम लोग रेगुलरली कभी 5 MCQ लेके आते हैं, कभी 2 MCQ लेके आते हैं, लेकिन इस तरीके से करवाते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। छोटे से छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा भी उस ट्रिक्स से अगर पढ़ लेगा ना तो कभी नहीं भूलेगा और मम्मी को अपनी जबान से बता देगा, मम्मी देखो ये मेरा आंसर है क्योंकि मैंने ट्रिक्स से पढ़ा था। अब ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हमने खुद से बनाई हैं, जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा खुद का कंटेंट है। एक बार जाइए ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तीसरा सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एनसीईआरटी को हमारा 2 सीरीज़ है, जिससे कि हम लोग एक एनसीईआरटी को एमसीक्यू से कवर करवाते हैं, दूसरे एनसीईआरटी को हम चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा रहे हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एक निचोड़ के रूप में। एनसीईआरटी को हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक निचोड़ में डिटेल के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब है हमारी चौथी सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हम लोग अपनी मंथली मैगजीन लेकर आते हैं। हम लोग मार्च की अभी लेके आने वाले हैं, जहाँ पे कि आपको मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन बनकर, वो इंपॉर्टेंट करवाते हैं। अब 5वीं सीरीज़ है हमारी मेंस की। अब मेंस में क्या है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वाइस के हो चाहे पीसीएस के, किसी भी मेंस के हो, वहाँ पर हम लोग उनके लिए टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे सबसे ज़्यादा ये हो जाता है, जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये चैनल तो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, अरे ये तो हिंदी में इंग्लिश में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको दोनों ही मिलता है। इसलिए चैनल पर जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, द अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन इज नोन एज, कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। क्या इंसुलेशन से होती है, इंफ्रारेड से होती है, कि अब रक्त ताप से होती है, विकिरण मतलब कि सोलर रेडिएशन से होती है, थर्मल रेडिएशन मतलब कि ऊष्मीय विकिरण से होती है। तो इसका सही आंसर है सोलर रेडिएशन की विकिरण से। विकिरण से क्या होता है, जो पृथ्वी मतलब कि जो गया अर्थ जो हो गई, जो अपनी ऊष्मा, जो हीट जो होती है, जैसे हम लोग बैठे हैं अभी हमें गर्मी लग रही है, तो वो जो हीट है हमारी पृथ्वी जो गर्म है, वो गर्म कैसे हुई, वो गर्म हुई जब सूरज की जो रेडिएशन थी, उसकी जो गर्मी थी, वो रेडिएशन के थ्रू अर्थ में आई और अर्थ को गर्म करा। अब इसको हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सूरज, सन है, यहाँ पर सूरज में से गर्मी निकली रेडिएशन में, ठीक है, विकिरण की प्रक्रिया से निकली और इसने पूरी पृथ्वी को गर्म कर दिया। अब यहाँ पर रेडिएशन ही क्यों है, कंडक्शन या फिर कन्वेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है या फिर विकिरण होती है, उसको चलने के लिए कोई भी मीडियम या फिर माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये माध्यम मतलब उसको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा सूरज है वो स्पेस में है। अब स्पेस का मतलब क्या हो गया हिंदी में, अंतरिक्ष में है। अब अंतरिक्ष में वैक्यूम है, कोई भी एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी गैसेस हैं तो रेयरिफाइड गैसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है इन चीज़ों को चलने के लिए रेडिएशन ही ऐसी चीज़ है जो कि वैक्यूम में चलकर अर्थ तक पहुँच सकती है। इसलिए जो हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म किससे होती है, रेडिएशन से गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन कॉपी में नोट कर लो। इसमें से बहुत से क्वेश्चन तो वो हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि एक ठोस पदार्थ है ए,
ठीक है, जिसको कि हीट करने पर, गर्म करने पर वो एक गैस निकालता है। ठीक है, गैस, अब वो गैस निकालता है, जब उस गैस को हम लाइम वाटर मतलब कि चूने पत्थर में जब चूना पानी में जब डालते हैं, चूने के पानी में, तो वो पानी मिल्की मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। उसके बाद और पीछे वो क्या छोड़ता है, येलो कलर मतलब एक पीले कलर का एक सब्सटेंस छोड़ता है जब वो गर्म होता है। ठीक है, और जब वो वही सब्सटेंस जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। अब हमें बताना है जो सॉलिड पदार्थ है ए, वो क्या है, क्या वो जिंक कार्बोनेट है, लेड सल्फेट है, लेड कार्बोनेट है या फिर जिंक सल्फेट है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं। हमने माना एक सॉलिड वाइट सब्सटेंस है, मतलब कि एक ठोस पदार्थ है, सफ़ेद पदार्थ है, जो कि हीट करने पर उसको ये जो साइन होता है वो हीटिंग का साइन होता है। उसको हीट करने पर क्या निकली, एक गैस निकली। अब देखो गैस निकली, वो निकली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जब हम उसको लाइम वाटर में अंदर डालते हैं तो वो उसको मिल्की कर देती है, मिल्क कलर का कर देती है। और अब उसके बाद निकला सब्सटेंस बी, जो कि पीले कलर का होता है, पीला मतलब येलो कलर का होता है जब वो हॉट होता है, गर्म होता है। ठीक है, और ठंडा होने पर वो हो जाता है सफ़ेद कलर का। ठीक है, सफ़ेद कलर का हो जाता है जब वो कूल होता है, ठंडा होता है। अब यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट। अब इसका इक्वेशन देखो कि जिंक कार्बोनेट का मतलब हो गया ये वाली इक्वेशन, जब उसको हीट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली और साथ में उसका निकला जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड निकली। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम लोग लाइम वाटर में डालेंगे, ठीक है, लाइम वाटर मतलब कि चूने के पानी में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत से बच्चों का प्रैक्टिकल भी करा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ पर वो जो पानी होता है वो मिल्की मतलब कि दूधिया कलर का हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया यहाँ पर कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। कौन सा कलर हो जाता है, मिल्की मतलब कि दूधिया कलर हो जाता है। चलिए और भी देख लेते हैं इसके अंदर कि जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट जो होता है उसको हम लोग अपनी त्वचा पर, स्किन पर, ठीक है, अपने स्किन पर लोशन के रूप में, लोशन जैसे होता है बॉडी लोशन होता है, और एक पाउडर के रूप में यूज़ भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात लेड की, लेड आपको सबको पता है, लेड चाहे सल्फेट हो चाहे लेड कार्बोनेट हो, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज एज अ सेफ्रन, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखो केसर सबने खाया होगा किसी भी रूप में, चाहे दूध में खाया हो, चाहे उसकी हम लोगों ने क्रीम लगाई हो, चाहे हमने मिठाइयों में खाया हो, किसी भी रूप में खाया, हमने केसर कभी ना कभी तो खाया ही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है जो सेफ्रन होता है वो देखो, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो ये सेफ्रन, ये आप देखो यही है केसर। ठीक है, ये है केसर, जो लाल लाल से पत्ते, छोटे पत्ते पत्ते पड़े हुए हैं ना, यही केसर होता है। अब ये पूछा है कि जो केसर है ये पौधे के किस भाग से लिया जाता है। क्या वो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, क्या वो स्टेमन्स मतलब पुष्प केसर होता है, क्या वो स्टाइल्स और स्टिग्मा होता है, पुष्प की वर्तिकार्ग होता है, या फिर बाह्यदल होता है। इसका सही आंसर है स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। इसको हम फोटो में देख लेते हैं। अभी देखो ये है हमारा प्लांट। ठीक है, प्लांट मतलब उस प्लांट पे इस तरीके के फूल होते हैं। अब उन्हीं फूलों में से देखो ये जो पतला पतला सी ये दिख रही है ना, ये लाल लाल सी दिख रही है, यही केसर है। इसमें से इस स्टिग्मा बोलते हैं, इसको वर्तिकर्ग बोलते हैं। इसी को खींच लेते हैं, तोड़ देते हैं, वही हमारा बन जाता है ये केसर। अब देखो केसर है, फूल है, देखो ये फूल है, फूल में इतने छोटे छोटे पत्ते, 1 2 3 पत्ते निकले। अब कितने सारे फूल में से, अब एक फूल में से 2 या 3 पत्ते निकल रहे, तो हजारों फूल में से कितना कम केसर निकला, 1 कटोरी केसर निकलेगा। इसलिए जो केसर जो होता है ना, वो इसलिए इतना महंगा होता है, लोगों की पहुँच से दूर होता है। अब हमारी इंडिया में केसर कहाँ उगाया जाता है, हमारी इंडिया में जो केसर है, ज़्यादातर केसर इंडिया में कश्मीर में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस संरक्षण श्रेणी में रखा गया है। क्या इसको क्रिटिकली एंडेंजर मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, असुरक्षित वल्नरेबल, एंडेंजर मतलब संकटग्रस्त, या एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है क्रिटिकली एंडेंजर। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारे देश में, ठीक है, IUCN में इसको क्रिटिकली एंडेंजर की गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, लिस्ट में रखा गया है। इसको देख लेते हैं। देखो इस तरीके का पक्षी होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है। ठीक है, ये सबसे पहली बात है कि ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। अब ये ख़त्म क्यों हो रहा है, क्रिटिकल एंडेंजर का मतलब ये है कि इसको बचा लो, अगर हमने इसको नहीं बचाया
तो इसको विलुप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कि हमें इसको बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वहाँ पर भी इसको संरक्षण दे रखा है। ठीक है, और ये जो राजस्थान है ना, हमारा राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, राज्य पक्षी है ये हमारे राजस्थान का। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये डेजर्ट नेशनल पार्क है। अब डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? वो है राजस्थान के थार डेजर्ट में। ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल में। ठीक है, थार मरुस्थल में है ये। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये बताते हैं कि यहाँ पर उनकी जो प्रजाति है, मतलब इनके टोटल जो बचे हुए हैं अभी लगभग 150 पक्षी बचे हुए हैं। देखो कितने ज़्यादा कम पक्षी बचे हुए हैं, केवल 150 पक्षी बचे हुए हैं जो कि हमें राजस्थान में पाए जाते हैं। अब यही 150 पक्षी जो हैं ये पूरे विश्व का 95% बनाते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको क्रिटिकली एंडेंजर रखा गया है कि इसको बचा लो वरना ये विलुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर एज अ मिनी काजीरंगा? कि निम्नलिखित में से किसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? ये है असम में। अब असम में है, अब किसके लिए ये फेमस है? ये फेमस है एक सींग के गैंडों के लिए, 1 हॉर्न राइनोज के लिए। ठीक है, एक सींग के गैंडों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पूछा है कि छोटा काजीरंगा या फिर मिनी काजीरंगा कहाँ किसको बोलते हैं? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं जो कि असम में है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो कि ये भी असम में है, और डिब्रू शिखोवा ये भी असम में है, और ये बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में है। उसका सही आंसर है पवित्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी तादाद में एक सींग के राइनोसोरस मतलब कि गैंडे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि द टर्म फेडरल हैज़ बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पूछा है कि भारत के संविधान में शब्द संघीय कहाँ प्रयोग किया गया है? क्या पार्ट 3 में, अनुच्छेद 368 में, नोवेयर संविधान में कहीं नहीं, या प्रस्तावना में? इसका सही आंसर है नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं यूज़ करा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी भी पूछ सकते हैं। तो संविधान में फेडरल शब्द जो है वो कहीं यूज़ नहीं करा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है वो प्योरली संघीय या फिर प्योरली इसको बोलते हैं फेडरल नहीं है। क्योंकि जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारा जो पूरा देश है वो एक यूनिट बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। जितनी पावर्स होती हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, जैसे कि अब है नॉर्मल सिचुएशन, तो उस रूप में कुछ जो पावर्स जो होती हैं वो स्टेट मतलब कि राज्यों को दी जाती हैं। उसके बाद केंद्र की भी पावर होती है, लेकिन इनमें पावर बांट दी जाती है। और अगर हम बोलें कि संघीय स्टेट या संघीय कंट्री कौन सी है, तो वो है अमेरिका। चलो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी सुझाव है कि मैम आप प्लीज़ ऐसे पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ये चीज़ पढ़ाइए, मतलब कोई भी सुझाव है आप बिल्कुल मत झिझकिए कि हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।